हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टडिंग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने अपने प्रीवियस सेशन में लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात की। उसके बाद हमने लैंड रिसोर्स के इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ उसके यूटिलाइजेशन को देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न देखने को मिलता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये कि बाकी रिसोर्सेज की तरह ये रिसोर्स भी हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। हमारे लालच के चक्कर में ये रिसोर्स भी डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ थॉटफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इफ लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर या गिफ्ट ऑफ नेचर, हाउ वेल आर वी टेकिंग केयर ऑफ इट? क्या सच में आपको लगता है कि आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं? अब आप कहेंगे सर हम तो रख रहे हैं, बाकियों का पता नहीं। पर आप सोच के देखिए, क्या हम सच में ध्यान रख रहे हैं? अगर सच में ध्यान रख रहे हैं तो आप ही मुझे बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड धीरे धीरे वेस्ट लैंड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है? यानी धीरे धीरे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है। आए दिन हम सुनते हैं कि कोई ना कोई बादल फट गया या पहाड़ खिसक गया। बहुत बार कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो इमारतें बनती हैं वो ढह जाती हैं। यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। आप सोच के देखिए। अब आपको लगेगा कि सर बात तो आप सही कह रहे हैं, और ये बात क्लियर करती है कि जो लैंड है हमारे पास वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। लैंड एक ऐसा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। अब इसे हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने इसे हमें सौंप दिया। अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे आने वाली भावी पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन को दे देंगे, वो इसे आगे पास ऑन कर देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि ये सिलसिला कितना लंबा चलेगा, क्योंकि अगर जिस स्पीड से लैंड डिग्रेड हो रहा है तो आगे इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें नजर नहीं आ रहा। और अगर हम अपने बेसिक नीड की बात करें तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड सॉइल से ही पूरी होती है, और ये लैंड रिसोर्सेज ही हैं जो हमारे लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर देने का काम करते हैं। अब ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इस रिसोर्स के बारे में ध्यान से सोचना जरूर पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन में चलते हैं और कॉजेस की बात करते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन कॉजेस की, जिसकी वजह से ये लैंड तेजी से डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है डिफॉरेस्टेशन। हम सभी जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो ऐसे में पेड़ काटे क्यों जा रहे हैं? अब आपको पता है कि पेड़ों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे आपके हाथ में जो नोटबुक है वो पेड़ों से बनी है। इसके अलावा फर्नीचर और ना जाने कितनी चीजें जो पेड़ों से बनती हैं। तो पहला तो ये, और दूसरा हम देखते हैं बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज जो आपको देखने को मिलेंगी झारखंड और उड़ीसा जैसे रीजन में। अब यहाँ पर माइनिंग करने के चक्कर में जो ऊपर का फॉरेस्ट होता है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ओवरग्रेजिंग। ये आपको देखने को मिलेगी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास। आपको 9th क्लास में याद आएगा पैस्टोरलिस्ट चैप्टर, जहां हमने देखा था कि जो पुराने तरह के चरवाहे होते थे वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करते रहते थे। उन्हें घुमत्तू कहा जाता था, नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, जहां पर उनकी मूवमेंट जो होती थी वो टाइम टू टाइम मूव होती रहती थी। अब इस वजह से क्या होता था कि लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता था और साथ ही साथ जो ग्रेजिंग लैंड है वो वापस से रिस्टोर हो जाते थे। पर अब वक्त के साथ ये लैंड धीरे धीरे काफी ज्यादा कन्फाइंड हो गया है। मूवमेंट पे काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा चुकी है, जिस वजह से ये कैटल एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक फीड करते रहते हैं और ऐसे में सॉइल इरोजन हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ओवर इरिगेशन। जी हाँ, ओवर इरिगेशन। कई जगह पर तो इरिगेशन की जरूरत नहीं हो रही और यहाँ पर ओवर इरिगेशन हो रहा है। तो ये आपको देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब ये यहाँ पर क्यों है? आप याद कीजिए, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज होते हैं HYV सीड, और HYV सीड की दो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। पहली, उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता था, और दूसरी केमिकल्स। तो पहले पानी की बात करते हैं। पानी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सामने आती है और सैलिनिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको खत्म कर देती है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारे कहीं ना कहीं अल्कलाइंस बनाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल खराब होती चली जाती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा निकलता है और ये सॉइल को कंटामिनेट करता है, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी हो चाहे कचरा हो, ये सब डिस्पोज कर दिया जाता है नदियों में और जमीन के ऊपर।
जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत बार प्रॉब्लम्स नजर आती हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा खराब करता है। लैंड डिग्रेडेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है माइनिंग एंड क्वेरिंग। हम सभी जानते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा लालची है, जिसकी वजह से अगर आपको कहीं पता चल जाए कि रिसोर्स है तो आप क्या करते हैं, माइनिंग शुरू कर देते हैं। माइनिंग करके रिसोर्स निकाल लेते हैं। रिसोर्स निकालने के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि हम कहीं ना कहीं उस साइट को अबेंडन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको सामने दिखते हैं डीप स्कार्स एंड बैरन लैंड। एक तरह से आप एक बहुत बड़ा खड्डा छोड़ देते हैं खुला, जो कहीं ना कहीं लैंड को खराब कर रहा है, जिसमें कूड़ा कचरा भरने लग जाता है, जिसके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं। और यहीं से एक फैक्ट निकल के आता है जो कहता है कि 29% से भी ज्यादा जो इंडियन लैंड है वो आज की डेट में काफी हद तक डिग्रेड हो चुका है, और उसके पीछे ह्यूमन के साथ साथ नेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जी हाँ, ह्यूमन सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है, और ह्यूमन सिर्फ इसे खराब नहीं कर रहा बल्कि नेचुरल क्लैमिटी को इनवाइट भी कर रहा है। ह्यूमन ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से हमें हर थोड़े टाइम बाद कुछ बड़ी नेचुरल क्लैमिटी सुनने को मिलती है, और जब नेचर अपना कहर ढाती है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती, और नेचर की वजह से ये चीजें और ज्यादा तेजी से खराब हो रही हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा काम है। काम यह है कि आपको एक लोकल सर्वे कंडक्ट करना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। अब इसमें करना क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपके आसपास के लोग रह रहे हैं उन्हें लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कितनी अवेयरनेस है। साथ ही साथ ये भी जानना है कि वो इन सब पर अपनी क्या सोच या क्या राय रखते हैं। जरा सोच के देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए अभी हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। कौन कौन से मेजर हैं? सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। अब आप कहेंगे सर हम फॉरेस्ट कैसे उगा पाएंगे? मैं आपको फॉरेस्ट उगाने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं आपको पेड़ उगाने के लिए कह रहा हूँ। आप घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो आपकी छत पे ही माहौल को बदल देंगे। अब इससे होगा क्या कि आप ग्रीन एरिया या ग्रीन कवर को रिस्टोर कर पाएंगे। साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी छत पे अगर पौधे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास अलग अलग तरह के पक्षी आते हैं, भंवरे आते हैं, मधुमक्खी आती हैं, यहाँ तक कि तितलियां आती हैं, और आपके छत का पूरा माहौल बदल जाता है। सोच के देखिए, अगर आप इसी तरीके से अपने आसपास के गार्डन में, स्कूल में या कहीं पे पेड़ लगाएंगे तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। ये एक शुरुआत है। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने पूरी प्रकृति को ही बदल दिया, यानी एक पूरे बैरन लैंड को पूरे ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो आप उन्हें ढूंढिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है ग्रेजिंग मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि ग्रेजिंग को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये लैंड धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। अब खराब होने से बचाने के लिए हमें करना ये है कि जो ग्रेजिंग है उसको रेगुलेट किया जाए, यानी मूवमेंट को बढ़ाया जाए, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकेंगे ओवर ग्रेजिंग को, और सॉइल इरोजन को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है शेल्टर बेल्ट। अब ये शेल्टर बेल्ट होती क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। आपने बहुत बार खेत देखे होंगे और खेत के चारों तरफ आपने कुछ पेड़ लगे देखे होंगे। जी हाँ, यही पेड़ों को हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ये शेल्टर बेल्ट करती क्या है कि जो आंधी आती है या जो बहुत तेज हवा होती है वो कई बार खेतों की जो टॉप सॉइल है वो उसे उड़ा के ले जाती है। तो ऐसे में जो विंड इरोजन है उसको रिड्यूस करने में ये पेड़ एक शेल्टर का काम करते हैं, और इसीलिए शेल्टर बेल्ट बहुत हद तक आपके यहाँ की जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके बाद बात करें सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन की। बहुत बार हम सुनते हैं कि रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी हाँ, अगर आपको रेगिस्तान को कंट्रोल करना है तो उसके थोड़ा पास में ही आप जाके वहां पर थॉर्नी बुशेस और वहीं की वेजिटेशन को उगा सकते हैं, जिससे कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से बचाया जा सकता है और सैंड ड्यून्स को एक जगह तक लिमिट किया जा सकता है। इसके बाद हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा गंदा पानी और जो एफ्लुएंट्स होते हैं निकलते हैं। अब चाहें तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इंश्योर करें कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो किया जाए, पानी का भी और साथ ही साथ कूड़े का भी, और इसका एक प्रॉपर डिस्पोजल हो, जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाएंगे लैंड और वाटर पॉल्यूशन को। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां हम चाहें तो जो वेस्ट लैंड है उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वेस्ट लैंड को सिर्फ थोड़े से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो आप कर सकते हैं कुछ इंप्लीमेंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, यानी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए, ऐसे कुछ प्रोग्राम लेके आए जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस से रीस्टोर हो जाए। अब ऐसे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रेडेड लैंड को यूजेबल लैंड में, और उस पर कुछ हद तक या आप एक सीजन की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं माइनिंग की बात।
हमें यहाँ पर अपने लालच को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, साथ ही साथ रेगुलेट करना होगा माइनिंग प्रैक्टिसेस को, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि जो लैंड है उसको डिग्रेडेशन से बचाया जा सकता है। और उसके लिए हमें प्रमोट करना पड़ेगा लैंड रिक्लेमेशन को, और साथ ही साथ इंश्योर करना पड़ेगा ऐसी टैक्टिक्स जो सस्टेनेबल हों, जिससे कि हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकें। और ये स्टेप कोई ऐसे नहीं है जो हम ले नहीं सकते। आप चाहें तो इसके लिए आवाज उठा सकते हैं और ये स्टेप ले सकते हैं, ताकि जो लैंड रिसोर्स हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है उन्हें बचाया जा सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करने हैं अवेयरनेस पोस्टर्स ऑन द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और इसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपने स्कूल में, क्लासरूम में, या जहां पर भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ये बहुत आसान है, आप कीजिएगा, करके देखिए, अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूं किसी और ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।